बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ 4 मौसमों से नवाजा है बल्कि ऐसी खूबसूरत और मुनफरिद ज़मीन दी है जहां पर साल के 12 महीने सयाहत जारी रह सकती है। पाकिस्तान में इनफरादी, सकाफती और मजहबी सयाहत के साथ साथ बहरी सयाहत के मौके भी मैसर हैं। K2, राकापोशी और नांगा पर्वत जैसी आसमानों को छूने वाली चोटियाँ, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले, वसीओ अरीज जंगलात, सहरा, हरियाली से भरे मैदान और इसके साथ साथ हर सूबे की अपनी अलग सकाफत। पाकिस्तान में वो सब कुछ है जो कि शायद ही दुनिया के किसी एक मुल्क में आपको मिलेगा। लेकिन क्या वजह है कि इसके बावजूद टूरिज्म की इंडस्ट्री एक मुनाफा बख्श सनत नहीं बन सकी? मौजूदा हुकूमत किस तरह से कोशां है इस इंडस्ट्री को एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बनाने के लिए? क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या सहूलियात दी जा रही हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकॉनमी पर? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। इकॉनमी की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि सयाहत का इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट होता है? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर अगर हम इकोनॉमिकली की चीज़ों को देखते हैं तो ये केमिकल इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री, अगर कोई भी इंडस्ट्री हम देख लें तो ये 7वें ख़ास नंबर पर आता है। सही। अच्छा, टूरिज़्म को हम आम तौर पे आज तक, पिछली हुकूमतों से लेकर आज तक 2008 से पहले तक हम इसको अवॉइड करते चले आए। यानी पाकिस्तान का जो मेन पोटेंशियल था उसका हमें पता ही नहीं था। अगर हम पुरानी मईशतों के अंदर देखें, जो बड़ी मईशतें हम देखते हैं तो उनके अंदर पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है उसके अंदर जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा सियाहत यानी टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म की तरफ होता है। राइट। इसमें मैं ये भी समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ कुरान मजीद की तर्ज के ऊपर आप देखें और या आप मज़हब की रो से देख लें तो एक लफ्ज़ कहा जाता है अल-सय्यर या सय्युरुल फिल अर्द। ये एक ऐसा लफ्ज़ है यानी टू मूव ऑन और फैल जाओ। और जितना ज़्यादा सियाहत करोगे इससे बेनिफिट ये हैं कि आपका इल्म बढ़ेगा, जहालत से दूरी होगी, एक्सपोजर बढ़ेगा, दुनिया में तरक्की होगी, तरक्की की तरीके देखोगे और किस तरीके से लोग मुख्तलिफ चीज़ों, सनतों, धातों और मामलात को, चीज़ों को देख रहे हैं। ये सबसे पहला, यानी आप यूँ समझ लें कि हमारे मज़हब के अंदर से और मज़हब की रो से जिस चीज़ को हमने पाकिस्तान के लिए 73 साल से अवॉइड किए रखा वो तो सय्युरुल फिल अर्द था। इसमें अगेन मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ कि आज के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो नॉर्मली उनकी बहुत सारी डिस्कवरीज़ और बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने डिस्कवर पाकिस्तान के नाम से उन्होंने बहुत सारी ट्रैवलिंग की है और वो उस वक्त भी इस चीज़ पर फोकस किया करते थे कि जो टूरिज़्म की इकॉनमी उसको बढ़ाया जाए, जंगलात में इजाफा किया जाए और आज मिलियन ट्री का आपके सामने आ रहा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में यानी NFC अवार्ड के बाद या 18वीं तरमीम के बाद जब PTDC जब हटा है, जैसे जिसके अंदर मेरी राय ये है कि PTDC वगैरह को पाकिस्तान में फेडरल के अंदर होना चाहिए ताकि एक्शन प्लान ऑन टूरिज़्म या एमरजेंसी प्लान ऑन टूरिज़्म का बहुत मजबूत तरीके से इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए ताकि टूरिज़्म से रिलेटेड चीज़ें हमारे पास ज़्यादा आएँ। अगर मैं देखता हूँ रिपोर्ट के मुताबिक तो 2000 जो कि सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं टूरिज़्म से? जी, मैं कोविड से पहले की बात करूंगा, लेकिन क्योंकि कोविड ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, डाउन द रोड वो डिस्कस उससे करेंगे। पहले क्योंकि स्टैटिस्टिकल नंबर है तो मैं उसमें पहले बता दूं कि अगर मैं फौरी तौर पे पाकिस्तानियों को भी पता होगा कि सिर्फ मलेशिया 20 मिलियन डॉलर की टूरिज़्म से खपत ले रहा है। आप ये देख लें कि टर्की जो है वो 40 मिलियन डॉलर की ले रहा है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, ये बड़े मुल्कों की भी बात तो मैं बाद में करूंगा, यानी स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, चाइना, मैक्सिको, जर्मनी, इसके अंदर ब्रिटेन भी आ जाता है। लेकिन मैं इन दो की इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि ये वो मुतवस्सित एक मईशतें थी जिन्होंने टूरिज़्म की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अब आप मज़े की बात ये देखें कि इस सियाहत सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी मईशतें हैं, इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। पाकिस्तान बाय द वे 7.2 पर आ गया 2008 में, 2018 में। इससे पहले की सारी हुकूमतों के अंदर हम आज जायजा लेंगे हाफ पार्ट के अंदर कि और उसके अंदर मैं पाकिस्तान में पॉलिसीज देखूंगा। सबसे पहली बार इतने अरसे में 2018 में इस हुकूमत ने इस पे फोकस करते हुए
टूरिज्म को बढ़ाया है, और टूरिज्म के अंदर यानी जो 5 मिलियंस के अंदर जो हमारी जा रही थी, 2016 से ये इनिशिएटिव शुरू हुए थे, लेकिन वो इनिशिएटिव कभी भी स्ट्रक्चर तरीके से नहीं हुए। और आज अब जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के एलोकेशन शुरू हो गए हैं, एरिया वाइज उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है। और एक जिसको कहते हैं सीनेबल आइडियाज़, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, जिससे मजहबी एफिलिएशंस भी लोगों की है। अभी आप करतारपुर का आपको पिछले दिनों पता चला, ये एक सबसे बड़ा फ्लैगशिप इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। दूसरा अगर आप देखें, मोस्ट रीसेंट में आपने नंदा आपने देखा, उन्होंने ये जो चकवाल के करीब आपने देखा कि इनिशिएटिव लिया। इस तरह के बेशुमार ऐसे इनिशिएटिव हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर नहीं देखे। आप हरिपुर में देख लें, बुद्ध मत, जैन मत और ये सब लोग, और जैसे मैंने इस्लाम का भी आपको जिक्र किया, उसके अंदर अगर हमारी तो बहुत बड़ी किताबें पूरी दुनिया के अंदर, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, हेरिटेज, इन सब में से सबसे ज़्यादा किताब आप इब्न खल्दून को आप नहीं भूल सकते। आप अलामा अब्दुर्रहमान बिन इब्न खल्दून उनका मुकम्मल नाम था। इस तरीके से अलामा इब्न सीरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की, अल बैरूनी ने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की, और उनके बाद जो 750 प्लस किताबें लिखने वाले और यानी मेन कैरेक्टर जिसमें अब अर्तुगरुल गाजी में भी दिखाया गया, इब्न अरबी ने इसमें बहुत सारी सियाहत की। देखा जा रहा है। जी हाँ, ये सारे के सारे आप ये देखें कि इब्न खल्दून के नाम से सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा काम करने वाले, इससे मौजूद, इससे रेलेवेंट इतनी सनतें निकलती हैं कि आप वो एक्सपोजर लेकर आते हैं। और जैसे आप देख लें कि इसको क्रॉस कल्चर बेनिफिट्स कहते हैं। जब क्रॉस कल्चर बेनिफिट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे मिलने को आती रहती हैं। अगर हम ये देखें कि 2021 में क्या होगा, 2021 जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या ट्रेंड चल रहा है। कोविड की हम बाद में बात करते हैं, पहले जरा माजी की तरफ देखें कि माजी में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। इससे हमें इक्तिसादी नुकसान तो हुआ ही, लेकिन टूरिज्म भी बहुत इफेक्ट हुआ। इवन जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, दे वर नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, तो उस सिचुएशन में टूरिस्ट जो हैं वो तो अवॉइड कर ही रहे थे। तो हमें कितना नुकसान हुआ इस हवाले से? अमेरिका के लिए मैं हमेशा एक बात ये करता हूँ कि उसका कंपैरिजन में, आपको पता है मैं हमेशा चाइना की बात ज़रूर करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, चाइना की बात इसलिए करता हूँ कि उसमें एक कल्चर और एक स्ट्रक्चर है। हमारे मज़हब में जिस तरीके से, इसी तरीके से कुछ कल्चर्स में भी होता है। अमेरिका ने अपनी जो टूरिज्म इकोनॉमी के ऊपर तो काम किया, उसके कंट्रीब्यूशन 50% प्लस से उनकी कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है, और अमेरिकी इस चीज़ के बड़े शौकीन हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या नुकसान दिया? पाकिस्तान को मैंने जैसे पहले बताया कि अगर $100 बिलियन का उन्होंने फ़ायदा दिया, तो हमें उसके अंदर $100 बिलियन का नुकसान है, $20 बिलियन का भी फ़ायदा नहीं है। उन्होंने हमें एक्सट्रीमिज़म दिया, हाँ, उन्होंने हमारे मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे जंगें दी, उन्होंने मुख्तलिफ मकामात जो हमारे आइडियल जगहें थी उनके ऊपर हमले करके हमारी मसाजिद को, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ एक नूरपुर महल जो है वो फॉर एग्जांपल बहावलपुर से लेकर चले जाएं, हमारे चित्राल के अंदर इतनी सारी आइडियल जगह हैं, हमारे हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान भरा पड़ा है पाकिस्तान। और अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को एक तरफ कर दो और पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरियाज़ को अलग कर दो और स्विट्ज़रलैंड को अलग कर दो, तो मैं पाकिस्तान को तरजीह देता हूँ। ये सिर्फ वो नहीं कहते, बल्कि मैंने यहाँ पर लिखा, फोर्ब्स की रिपोर्ट आई 2018 में और 2019 में, उन्होंने कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर टूरिज्म एंड ट्रैवल ने इसको बताया, और उन्होंने कहा कि ये कंट्रीब्यूशन अगर इसका जाए तो 7.6 बिलियन की तरफ जा सकता है। और सेकंड में जो पाकिस्तानी 7,7930.0 बिलियन के ऊपर ये जा सकता है। अब आप इन रिपोर्ट्स के पस मंजर के अंदर ये देखें तो हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान मिलता है अमेरिका की तरफ से। हमारी यानी एक्सट्रीमिज्म जहाँ पे ख़त्म हो जाए, यहाँ पे तमाम लोग हमारे यानी नागा पर्वत के ऊपर हाइकिंग के लिए आएंगे। हमारे पास K2 का बेस कैंप मौजूद है। यानी आप टूरिज्म की तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी ज्यादा ट्रैकिंग है। 7 चोटियां हैं और इसके अंदर टूरिज्म के लिए सब लोग आना चाहते हैं। इस एक्सट्रीमिज्म ने और इस अमेरिकन इन्फ्लुएंस ने और इसकी इंटरवेंशन ने हमारी टूरिज्म को की सनत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन 2018 से लेकर अब तक आप हैरान होंगे, कोविड के बावजूद पाकिस्तान ने इतना यानी बरामदात ने जो हमारे तो इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया। अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि टूरिज्म की तरफ से जो तवज्जो नहीं मिली, उसके मुताबिक दादो शुमार में 2017 में
सियाहती विजिट वीज़ा के ऊपर पाबंदी ख़त्म की गई है। उसमें से 170 ममालिक ऐसे हैं और फिर 50 ममालिक के अंदर जो है वो ऑन टूर आप लोगों को अलाउ किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत ने इकदाम किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में इम्प्रूव हुई है, तो उससे भी टूरिज्म में एक अपराइज ट्रेंड देखा गया है। इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। सही। यानी आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि सियाहत की बुनियाद पे लोग करीब आते हैं। इसमें पीस, अमन, अमान, एक दूसरे के साथ मुलाकात, एक दूसरे का शेयरिंग ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम आए और जो पाकिस्तान की हुकूमत को देखने आए, इससे पहले मुसलसल एक्सट्रीमिज्म से लड़ते हुए हमारी मैक्सिमम लोग तो डर की वजह से नहीं आते। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोग आते हैं, और उसके वहाँ पर एक जगह है जहाँ के ऊपर ये मुख्तलिफ हंटिंग और बाकी चीज़ों के लिए भी आते हैं, और कुछ परमिट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ मामलात होते हैं। लेकिन उसके एरिया के अलावा भी देखें, पाकिस्तान के ये कलर कहार से लेके जेहलम चकवाल तक ये शिकारगाहें अलग से हैं। हमारे पास थर का इलाका है, हमारे पास कैसे कैसे इलाके नहीं है। अगर दरमियान में करतारपुर वगैरह की अगर आप देख लें, मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर, कल्चरल तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखें हर चीज़ से एक चीज़ रेलेवेंट होती है। श्रीलंका के अंदर सबसे पहले इस वजह से ये मशहूर थी और बहुत सारे लोग इसलिए जाते थे कि वहाँ पे 5600 सीढ़ियाँ चढ़कर आप एक जगह जाते हैं जहाँ पर कहते हैं कि एडम फीट है, यानी आदम अलैहिस्सलाम का पाँव उधर लगा हुआ। अच्छा, सिर्फ उसको देखने, जब मैंने पर्सनली इसको जब एक्सपीरियंस किया तो पता चला कि बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से वहाँ पर आते हैं। और फिर मैंने देखा कि एक मज़हब तो आ नहीं रहा, वहाँ पे बुद्धिस्ट भी मैंने देखे, वहाँ जैनिस्ट भी देखे, वहाँ पे कन्फ्यूशियस भी देखे, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस भी देखे और मुसलमान तो आ ही रहे थे। मुसलमानों से पूछा आप क्यों जा रहे हो, उन्होंने कहा आदम अलैहिस्सलाम का कदम देखने जा रहे। सही। वहाँ पे गए तो 4 लोग थे, एक क्रिश्चियन थे, एक हिंदू थे, एक जूस थे और एक मुसलमान थे। ये कस्टोडियन ऑफ दैट फीट थे। अब वो बड़ा सारा कदम था। ऑब्वियसली कहा जाता है कि जो श्रीलंका है इसको सिरिपाय कहते थे, इससे पहले कुछ इसके नाम थे, जहाँ कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले जब हज़रत आदम इधर आए तो पहला कदम श्रीलंका की उस चोटी के ऊपर रखा जिसके ऊपर कहा गया। तो पता चला कि ये सबकी एफिलिएशन अलग अलग है। किसी ने कहा कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कदम है, अच्छा। किसी ने कहा ये हमारे से रेलेवेंट मज़हब के लीडर का कदम है या नबी का कदम है। तो बुद्धिस्ट ने कहा कि ये बुद्धा का कदम है। ये मिथोलॉजी बात की बात है, इसकी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं और जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है। हमारे पास भी इतनी सारी जगहें हैं, यानी जैसे मैंने आपको कहा कि श्रीलंका की एक एग्जांपल दी, सबसे ज्यादा बजट पाकिस्तान जो श्रीलंका कमाता है वो टूरिज्म से कमाता है, लोगों को पता नहीं चल रहा, क्या वजह है? जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि अब पंजा साहब जो है वो अब बने, अभी ये जो राहदारी बनाई गई, इससे आपको कितना बड़ा फायदा हुआ। अब इससे फायदा ये होगा कि आपको उससे एफिलिएटेड जगहें देनी पड़ेंगी। जब आप वो मुख्तलिफ चीज़ें दे देते हैं, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास वो चीज़ें जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, आप उनको ट्रेवल देते हैं, टूरिज्म देते हैं, होटल देते हैं, मोटेल देते हैं, पीटीडीसी के रेलेवेंट चीज़ें आती हैं। इससे सरकारी तौर पे, नीम सरकारी, प्राइवेटाइज, लेकिन इसको चैनलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हुकूमत ने इस टाइम पे जी पॉलिसीज और लेजिस्लेशन और रेगुलरिटी रिफॉर्म्स के ऊपर कैबिनेट के अंदर 2019 में अभी अप्रूवल्स आए हैं। और इसके तहत मैं मोटे मोटे नाम अगर आपको ले दूं कि इसमें ऑनलाइन पोर्टल फॉर डीटीएस बनी है जी, ठीक। ITHM ऑफर ने डिमांड ओरिएंटेड कोर्सेज के ऊपर इस पे काम हुआ है। प्लस इन्होंने कोविड के ऊपर एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनाया है। कोविड-19 की आर्कियोलॉजी के ऊपर इन्होंने काम किया है। कोविड-19 ITHM के ऊपर इन्होंने काम किया और उसकी स्टाफिंग की है और उसके ऊपर स्ट्रेटजीज डेवलप की। तो ये बताइएगा कि कोविड-19 ने कितना इम्पैक्ट किया है टूरिज्म को पाकिस्तान में? हमने देखा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वर अवॉइडिंग टू ट्रैवल, तो पाकिस्तान में टूरिज्म कैसे इम्पैक्ट हुआ इससे? अच्छा, ओवरऑल जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोविड उतना ज़्यादा मुतासर नहीं कर सका, इसकी बहुत सी और रीजंस भी हैं, अवेयरनेस रीज़न भी हैं। इससे पहले मैं ये कहता रहता हूँ कि आप बाकी सारे अगर सियासी तौर पर इसको मुझे फिक्स करने की कोशिश ना करें तो इसमें काफ़ी हद तक एक लफ्ज़ कहते हैं कि अवेयरनेस इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन। तो बल्कि सियाहत से बात याद आ गई मुझे, कदीम ज़माने में एथेंस में कहा जाता था कि जहाँ के मैदान आबाद होते हैं वहाँ पे हस्पताल आबाद नहीं रहते।
اچھا یہ ایک عجیب سی بات ہے. اسی طریقے اویئرنیس سب سے پہلا ایک شعور ہے. اچھا خان صاحب نے شعوری طور کے اوپر یہ کاوش کی اور سب سے زیادہ کووڈ کے اوپر انفارمیشنز دیں, مختلف ٹاسک فورس بنائیں, اس کمپینز کے اوپر دیے, اس کے معائنے خود کیے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہماری عوامی طور پہ, یعنی میں یہ نہیں کہوں گا شعوری طور پہ ہم بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں, لوگوں نے احتیاط اتنی کی نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط کرنے اور بار بار کہنے اور مختلف ایس او پیز ڈیولپ کرنے اور ایون یونین کونسل تک لوگوں کے اوپر اتنی زیادہ اویئرنیس اور ڈر اور خوف پیدا کر دیا گیا کہ سم ہاؤ سینیٹائزرز کو استعمال کیا گیا, لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ کی گئی. وہ کیا وجہ تھی؟ خان صاحب کا خود بار بار آنا اور لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینا اور ان کو کہنا کہ ہم نے اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, ہم نے اس کو سمجھنا ہے, اور سمجھ کر آج ہم نے اس کو دیکھا, اس کا امپیکٹ ٹورزم پر بھی پڑا. لیکن اب تو کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر کا خطرہ ہے, تو سیاحوں کی حفاظتی اقدامات کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے, ویکسینیشن کے حوالے سے اسپیشلی؟ دیکھیں جو ایس او پیز بنے ہیں, جیسے ٹریولنگ کا بھی ہے, وہ اتنا ٹریولنگ تو نہیں ہوگی, لیکن آبویسلی جیسے ایک ایس او پی بن گیا کہ ایک سیٹ چھوڑ کر ایک سیٹ بیٹھی جائے گی, اور مختلف ٹریول کا معاملہ شروع کر دیا. اس کے بعد انیشیل ٹیسٹنگ سسٹم بنا دیا گیا. اب اگر آپ اس کو بالکل 14 دن کا آپ کوارنٹائن کرنے کا ایک اسپیسیمن ڈیولپ کر دیں گے, تو اس کے بعد تو پاکستان ہے, ہماری معیشت اتنی زیادہ ساخت کی نہیں ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے. اتنی تو اٹلی نہیں برداشت کر سکی, اسپین نہیں کر سکی, جاپان نہیں وہ جرمنی نہیں کر سکی. امریکہ کا تو معاشی طور پہ بری حالت ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کے مطابق 1.9 تک مشکل سے وہ جانے کا ان کا لگ رہا ہے. تو صرف چائنا ایسا ہے جس نے سب چیزوں کو ایس او پیز ڈیولپ کر دیا. چائنا نے کسی چیز کو روک نہیں رہا, انہوں نے لاک ڈاؤنز, کمپلیٹ لاک ڈاؤنز بھی اگر کیے تو اسپیسیفکلی انہوں نے کچھ چیزوں کی ترسیلات کو سامنے قانونی طور پر رکھا ہے. ویکسینیشن مسٹ ہوگی فار ٹریولرز یا تھوڑا سا کچھ لیو وے دیا جائے گا؟ نہیں جی, ویکسینیشن کے معاملے میں تو کسی قسم کی کوئی بھی نہیں ہے. مطلب اب ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی جو ڈیل ہو چکی ہے, کئی ارب روپے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی ڈیلز ہو چکی ہیں. اب ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. اوور آل یعنی کیٹیگری وائز آپ کو ویکسینیشن کے پلان کے اندر لایا جائے گا, اور جہاں جہاں ویکسینیشن جن جن علاقوں میں ہوگا اس طریقے سے اس کو کلیئر آف کرنا شروع کریں. تو کووڈ-19 کے بعد ریکوری آف ٹورزم کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اچھا دیکھیں جی, اب یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے میں نے ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتایا, سب سے بڑی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا تھی؟ یعنی جب آپ یہ ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر کرتارپور راہداری کی آپ ایڈورٹائز کریں, آپ خان صاحب گئے, ٹھیک, اس کی وجہ سے جو بڑے یعنی بڑے سیلیبریٹیز تھے جن کا اس مذہب سے تعلق تھا, وہ سدھو صاحب تھے, باقی اور لوگ تھے, ایک وہ جو ایک موویز کے اندر وہ مختلف جن کا 2.5 کلو کا ہاتھ تھا, وہ بھی آئے. تو بہت سارے لوگ جب یہ آئے تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے امیجری ڈیولپ ہو گئی, لوگوں کو آنے میں آسانی ہو گئی, اور پلس ایک اور بہت شاندار امیج گیا کہ پاکستان میں آپ کو خطرہ نہیں ہے, آپ تشریف لائیے, آپ کو مذہبی منافرت نہیں ملے گی, آپ کو پکڑ کے مارا نہیں جائے گا, آپ کے اندر آپ سکھ ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ عیسائی ہیں, آپ کی مذہبی معاملات ادھر سے جڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے, آپ حیران ہوں گے کہ ہر لحاظ سے بہت فرینڈلی ایٹیٹیوڈ ہے ہماری عوام کا. ہماری جو سیولائزیشن ہے اس کو ہم انڈس ویلی سیولائزیشن کہتے ہیں, اور اس انڈس ویلی سیولائزیشن کی ساری شاخیں مختلف, چاہے جین مت ہو, کنفیوشس ہو, مختلف مذاہب یہاں سے گزرتے ہوئے آتے ہیں. اور جتنے بڑے وارئرز آپ دیکھیں, کیا محمد بن قاسم کہہ لیں یا الیگزینڈر کہہ لیں, الیگزینڈر کا چترال والا آپ کو پتا ہے, کیلاش والا معاملہ کہ اس کی فوجیں آدھے سے زیادہ یہیں رہ گئی تھی, اور کیلاش وہ علاقہ ہے جہاں پہ 3000 سال سے پریزرونٹ, بلکہ ابھی 3500 سال ہو گئے, تو وہ لوگ ابھی اسی کلچر کے ساتھ پریزروڈ ہیں, یعنی وہ وہی لباس پہنتے ہیں, وہی چیز کرتے ہیں, وہ کلچر دیکھنے والا ہے. اور اس دیکھنے والے کلچر میں صرف آپ کو ذرا امیوزمنٹ کے لیے میں بتا رہا ہوں, عوام کو بھی بتا رہا ہوں, وہ کلچر دیکھنے والا اس طرح ہے کہ جب وہاں پر لوگ مر جاتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کا رقص کرتے ہیں. اور پھر جب زندہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کر ایک سرکل کے اندر روتے ہیں. یہ ان کی مذہب کا ایک روایت چلی آ رہی ہے. لیکن پاکستان میں دیکھیں مختلف قسم کی پریزرونس ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم, اچھا چاہے وہ جین مت ہو, ہندو مت ہو, ہمارے پاس ایسے ایسے مندر ہیں جس کے بارے میں ابھی ذکر کرتا ہوں, جیسے حسن ابدال ڈیرہ صاحب, جنم استھان نانکانہ صاحب. نانکانہ صاحب کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو مسلمانوں کا, اگر ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اگر یہ لفظ بولا تو انہوں نے میٹافر یعنی استعارے کے طور پہ استعمال کیا کہ نانکانہ صاحب تو سکھوں کا مکہ ہے.
یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس طریقے سے ان کی ریچولز ہیں، ان کی مذہبی ایک ایفیلیشن ہے کہ لوگ آتے ہیں. پھر اسی طریقے سے لاکھوں سکھ یہاں پر آتے ہیں. اگر ان کی پوری ایڈمنسٹریشن دیکھی جائے اور اگر ایگزیکٹلی وی ہیو ٹو. میں آپ سب کی دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں. ڈاکٹر فردوس عاشق امان، ڈاکٹر فردوس عاشق امان. میں آج رنگ کھوکھرا والوں آپ کے پاس انتہائی اہم پیغام لے کے آئی ہوں. رنگ کھوکھرا کی محبت، آپ کی شفقت، آپ لوگوں کی دعائیں ہمیشہ میرے سامنے شامل حال رہی. لیکن اس وقت جو پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، میرے ساتھیوں، ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جو توقعات لگا کے بیٹھے ہیں، آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے جس طرح سے پرعزم ہے اور عمران خان کے قائدانہ رول کو آپ جس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، اس کی سیاست کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جہاں میرا یہ نوجوان عمران خان کو مسیحا مانتا ہے، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں عمران خان کو اس نظام کو بدلنے کے لیے قائد مانتی ہیں، اور میرے یہ بزرگ جو ہیں جن کی اکثریت کا تعلق زراعت پیشے سے ہے، یہ زرعی انقلاب کے لیے عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں اس عمران خان کی ایک ادنا کارکن ہوتے ہوئے آپ کے پاس یہ پیغام لے کے آئی ہوں کہ عمران خان اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے جو ریفارمز اور ترجیحات طے کر رہا ہے، وہ ترجیحات اور ریفارمز جو ہیں وہ اس گلے سڑے نظام سے نجات کی نہ صرف سب سے پہلی سیڑھی ہے، بلکہ اس معاشرے کے اندر جہاں طاقتور کے لیے علیحدہ پاکستان اور کمزور کے لیے علیحدہ پاکستان، اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے عمران خان دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگا رہا ہے. اور جب آپ نظام سے ٹکراتے ہیں، نظام کو بدلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے مافیاز آ کے کھڑے ہوتے ہیں. آج ہمارا مقابلہ ایک طرف قبضہ مافیا سے ہے، دوسری طرف سیاسی مافیا سے ہے، تیسری طرف چینی مافیا سے ہے، چوتھی طرف کرتے ہیں تو ہمارا مقابلہ آٹا مافیا سے ہے. اور جب ان سارے مافیاز کو اکٹھا کر کے نظر دوڑاتے ہیں تو پھر ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم مافیا سے ہے. کیونکہ وہ پی ڈی ایم مافیا جس نے 11 جماعتوں نے مل کے عمران خان کے اس جذبے کے آگے، اس جنون کے آگے کھڑے ہونے کا جو اعلان کیا ہوا ہے، تو آپ نے ان 11 جماعتوں کا حشر نشر عمران خان کے ہاتھوں سینٹ میں ہوتا دیکھ لیا. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو نعرہ لگاتے تھے نا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، ایک کھلاڑی سب پہ بھاری، کیونکہ کھلاڑی نے نہ صرف ان کو ناک آؤٹ کیا بلکہ کھلاڑی نے اسے ان کی اس سیاست کو جو بدبودار سیاست، جو ذاتی مفاد سے جڑی سیاست، جو کرپشن میں لت پت سیاست، جو اپنے موروثی سیاست کے ساتھ جڑی ایسی سیاست کہ نسل در نسل غلامی کا توق والی سیاست، اور ایسی سیاست کہ جس میں اپنے بچے باہر
पूरा साइश महलों में रहें और कौम के बच्चों से ये कुर्बानियां मांगे। ऐसी सियासत इमरान खान ने हर तरह की रंगबाजी, ड्रामेबाजी और शोबाजी की सियासत का जिस धूम से सेनेट में जनाजा निकाला, पूरी कौम ने उसको कंधा दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये ताबूत जो पीडीएम का था, जो नोटों के सहारे वोटों का इस्तेहसाल कर रहा था, और एक जाली राजकुमारी और जो फूलन देवी का रूप धार चुकी है, वो हमें कहती है कि ये चूंकि मुंह छुपाते फिरते हैं, ये लोग हल्कों में नहीं जा सकते, इसलिए इमरान खान की पॉलिसी से ये मुतनफर है। वालद के बलबोते पे सियासत करने वाली नाअहल और नकम्मी मलका, आओ देखो ये मेरे लोग जो हैं ये इमरान खान से प्यार करते हैं। ये नवाज शरीफ की गोद में सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होने वाली, इसे क्या पता कि गांव में रहने वाले, देहात में रहने वाले किस मुश्किल से अपने जमा पूंजी इकट्ठी करके फसलों की कमाई से अपनी बेटियों के हाथ पीले करते हैं। इसे क्या पता कि बहुत सारी बेटियां आंखों में ख्वाब सजाए अपने सरों में चांदनी देख लेती हैं, क्योंकि उसके वालिदैन उसको वो तमाम जायज़ ख्वाहिशात जो उसकी बेटी अपने वालिद से तवक्को रखती है वो नहीं पूरी कर पाते। उसे क्या पता कि यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान जो कितने किलोमीटर धक्के खा के शहर पढ़ने जाता है और पढ़ने के बाद हाथ में डिग्रियां लेके नौकरी के लिए धक्के खाता है। उसे क्या पता कि यहाँ की गरीब बुढ़िया किस तरह से अपने उस बेटे की मुंतजिर रहती है जो दवाई लेने गया है। पहले उसने दिहाड़ी करनी है, पैसे कमाने हैं, और फिर उसने आखिर में आते हुए अपनी उस हक हलाल की कमाई से अपनी बूढ़ी मरती माँ के लिए दवाई लानी है। उसे नहीं पता इन मसाइल का, क्योंकि ये मिनरल वाटर पीने वाले, ये बाहर के इंपोर्टेड पानी पी के पाकिस्तान के गरीब की बात करने वाले आपका सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। इनको आपके मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। तो मेरे साथियों, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान हर उस बूढ़े का सहारा बनने के लिए उसने पंजाब के अंदर बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का आगाज किया कि पहली दफा हुआ कि जो बुजुर्ग बोझ लगने लग गए थे उन बुजुर्गों की सरपरस्ती लेने का वजीर आजम ने फैसला किया, और वजीर आला की क़यादत में बाहिम्मत बुजुर्ग बार प्रोग्राम के तहत उसने उन बुजुर्गों को माहाना वजीफा मुकर्रर करने का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उनको हर तरह से उसने फैसिलिटेशन की। जो पेंशनर थे, जो नौकरी करके अपना हक लेने के लिए शहरों में लाइनों में धक्के खाते थे, उसने उनकी दारसी की। जो आपके इस वक्त मुलाजम पेशा अफराद हैं उनकी मुश्किलात के अजाले के लिए जो आपका सबसे बड़ा मुतालबा था कि जो सरकारी मुलाजम है उम्र के आखिरी हिस्से तक अपना घर नहीं बना सकता, उन पिसे हुए तबकात को घर देने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम दिया जिसके तहत अब कोई भी शख्स छत के बगैर नहीं सोएगा, और हर शख्स को उस आसान किस्तों पे घर देने के लिए पहली दफा बैंकों को इन्वॉल्व किया। यहाँ तो बैंक किसी सरकारी मुलाजम को
किसी तरह गाड़ी लीज पे नहीं देता था, मोटरसाइकिल लीज पे नहीं देता था। तो ये पहली दफा आपके इस लीडर की अनथक मेहनत की बदौलत ये हुआ कि अब आप तनख्वाहदार तबका अपना घर बनाने का ख्वाब देख सकता है और उस अमल का आगाज कर दिया गया है। जो दवाई के लिए हॉस्पिटल्स की चौखट के बाहर दम तोड़ जाते थे मेरे साथियों, वो इनकलाबी कदम वजीर आजम इमरान खान ने उठा लिया कि अब किसी को दवाई और इलाज मुआवजे की सहूलत ना होने की वजह से मौत के मुंह में हम नहीं जाने देंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड के जरिए आप हर शख्स जो बालग है, जिसका शनाख्ती कार्ड है, वो हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम का फायदा उठा सकता है। और ये सारी चीजें कितने कम अरसे में हुई, जहां एक तरफ हम तालीम को आम करने में मसरूफ अमल हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज का जाल बिछा रहे हैं, वहाँ कॉलेजेस की जो मेरे ये नौजवान खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, इनको टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन देने के लिए सियालकोट जैसे शहर और दीगर शहरों में वो फनी तरबीती इदारे कायम किए जा रहे हैं। मेरे साथियों, ये सारी ज़रूरतें जो किसान के साथ जुड़ी हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं। मुझे पता है कि जो छोटा किसान है वो इस वक्त परेशान है। मुझे एहसास है कि जो हमारी बिजली की बढ़ती हुई कीमत और खाद की कीमतों की वजह से हमारा किसान जो है वो उस तरह मुनाफा नहीं कमा रहा। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं। सियालकोट में मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान जलसे से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कायदाना किरदार के बायस मुल्क तरक्की कर रहा है और मुल्क की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म इस्लाहात जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 11 जमातें मिलकर इमरान खान को शिकस्त ना दे सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा माफियाज को ललकारा है। इस हवाले से वो खिताब कर रही थी। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। कि वज़ीर आज़म काफ़ी पुरउम्मीद नज़र आते हैं टूरिज़्म को लेकर, तो इसकी क्या वजह है और क्या आपको लगता है कि टूरिज़्म में इतना पोटेंशियल है कि ये हमारी इकॉनमी को इम्प्रूव कर सकता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। कि जिस तरह ये डॉक्टर साहब बता रहे थे, पाकिस्तान की जो है ना और पंजाब की जो बेसिक चीज़ है वो है हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज़्म। जिस तरह इन्होंने बात की है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी नंदना फोर्ट जो है जेलम में, इसमें अल बरूनी रेडियस का इफ्तिताह किया है। ये ऐसी जगह है जो तमाम दुनिया को तो पता है लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता थी। अब जब ये न्यूयॉर्क टाइम में पॉल का आया वेगोलॉग, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह है तो इसका इफ्तिताह किया है, ग्राउंड ब्रेकिंग करवाई है लास्ट संडे को। तो मकसद ये है, ये हेरिटेज प्लेसेस जो है दुनिया में पाकिस्तान के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म कौंसल है, इसकी हर साल एक कंपटीशन एक आती है, रैंकिंग आती है, जिसमें पाकिस्तान को टॉप 25 कंट्रीज़ में डिक्लेयर किया गया है हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पंजाब जो है हेरिटेज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिलीजियस टूरिज़्म की साइट्स भी हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे थे वकाफ के हवाले से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा जो गंदारा सिविलाइजेशन है बुद्धिस्ट के हवाले से, जो साउथ ईस्ट एशिया के 6 ममालिक हैं जिसमें श्रीलंका भी अभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, इनके लिए बहुत ये मक्का मदीना की हैसियत रखता है। जो टेक्सला और इसके इर्द गिर्द जो स्टूपाज हैं और इस तरह केपी में भी कुछ एरियाज हैं। सिमिलरली आप करतारपुर की बात कर लीजिए, वो भी रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से सिखों के लिए मुतबरिक जगह है। ना सिर्फ ननकाना साहब, हसन अब्दाल या करतारपुर, ये भी उनके लिए मक्का मदीना की एक हैसियत रखते हैं। 2015 का वर्ल्ड बैंक का जो सर्वे था उसके मुताबिक 80% ऑफ जो 3 ममालिक हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और तीसरा कनाडा, इसके जो सिख बरादरी है इनकी 80% ये यहाँ पे आना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर इन मुतबरक जगहों को देखने के लिए। तो इसी के लिए करतारपुर खोला गया था, ना सिर्फ इंडिया से आए बल्कि जो बाहर के जो सिख हैं वो आए। तो ये रिलीजियस टूरिज्म की इंपॉर्टेंस है पंजाब के वाले से। ना सिर्फ वो औकाफ के तुम हमारे हैं ना ये शराइन्स हैं या बाकी जो मुल्तान में या दाता साहब हैं लाहौर के अंदर, ये तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन दूसरे मज़ाहिब जो हैं जिसमें ये मैंने आपको जिक्र किया है बुद्धिस्ट के लिए है, हिंदुओं के लिए कटास राज है जेलम में, आपको इतना इंपॉर्टेंट एसेट है आपका। सिंध के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हिंदुओं की जगह है। और इसी तरह
آپ جو ہیں یہ آپ کا جو ہے بدھسٹ کا میں نے ذکر کر دیا, کرسچنس کا آپ کو کر لیا کہ کرسچن کا مریم آباد ہے ہمارے شیخو پورہ کے اندر. تو یہ تمام جو ہماری کمیونٹیز ہیں, مائنارٹیز ہیں, ان کے اوپر اگر ہم فوکس کریں, اور جو ہی ہم کر رہے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب کا بھی فوکس یہی ہے کہ ان کے اوپر ایک تو انٹرفیتھ ہارمنی بھی آتی ہے, اور دنیا کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ پاکستانی اور مسلمان جو ہیں ایک ایسی ملک ہے, ایسے ملک کے باسی ہیں جو اپنے تمام مائنارٹیز کو, تمام ریلیجیس کمیونٹیز کو احترام دیتے ہیں, اور ان کی متبرک جو جگہ ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں. سیکنڈلی آپ نے بات کی ہے ہیریٹیج کی, بالکل جس طرح میں نے ذکر کیا نندنا فورٹ کا, یا البرونی نے وہاں پہ 1014 کے دوران یہ پہلی دفعہ اس کا سرکمفرنس آف ارتھ اس کا ناپا تھا, جو دنیا میں بہت اچھا ایک سمجھا جاتا ہے. اس کے لیے ہم ہیریٹیج کے لیے آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ جو کام کر رہا ہے یہ تو ہے. اس کے علاوہ آپ کی ہیریٹیج کی پلیسز دیکھیے پورے پنجاب کے اندر, تو ماشاءاللہ ٹوٹل پاکستان کے اندر 6 ورلڈ ہیریٹیج ہیں جو یونیسکو کی انسکرائب لسٹ کے اندر شامل ہیں, جس میں سے 3 سائٹس جو ہیں ہمارے پنجاب کے اندر ہیں. دیکھیے شاہی قلعہ دیکھ لیں, اس کے شالامار باغ ایک پہلی سائٹ ہے, دوسری آپ کا روہتاس کا قلعہ ہے جو آپ کا جیلم کے اندر ہے, اور تیسرا آپ کا ٹیکسلا کے جو ہیں یہ بدھسٹ یا گندھارا سیولائزیشن کے, یہ تینوں اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ جب ورلڈ ہیریٹیج پلیسز موجود ہوں جس ملک کے اندر, جس صوبے کے اندر, اس کے اوپر ہم فوکس نہ کریں تو ہماری زیادتی ہوگی. یہی ہے ہمارے پرائم منسٹر کا اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کا ویژن کہ ان جو ہیں ہیریٹیج پلیسز اور ریلیجیس پلیسز کے اوپر فوکس کریں. یہیں سے ہم ایک مثبت جو ہے میسج دے سکتے ہیں تمام دنیا کو. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ بھٹا صاحب. میں اس پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کی آمد کا شکریہ. پلس ٹورزم کے حوالے سے میں مطلب صرف پنجاب پر فوکس نہیں دیکھنا چاہتا, آپ ذرا اس کو آگے بھی بڑھائیے. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جی پالیسی کے متعلق کون کون سی ایسی اپروولز ہیں جو کہ پہلی دفعہ یعنی جمہوری دور کے اندر پیچھے دیکھیں کمپیریٹیو انالیسس کے مطابق, یا کمپیریزن کیجئے کہ پہلے وہ کون سے ایکشن پلان سے, جس طرح مجھے اب پتہ چلتا ہے کہ 2019 کے اندر ایکشن پلان بنا ہے, ٹیکسلا کے اوپر بھی ایکشن پلان بنایا گیا ہے, پی ٹی ای جی بنایا گیا ہے, ٹی ڈی سی پی کو دوبارہ سے رینیو کیا گیا ہے, آن لائن پورٹل جو ڈی ٹی ایس ہے اس کو دوبارہ سے دیا گیا ہے, اس میں 24/7 ایز آف ڈوئنگ بزنس کے بارے میں بات کیا گیا ہے, ٹریول ایجنسیز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد ڈی ٹی ایس سٹاف کے 10 ڈیز ٹریننگ کا لیگل ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے متعلق, تاکہ اس میں سموتھنس آئے. پھر سب سے امپورٹنٹ بات, یہ سوال کیونکہ مجھے تیزی سے کرنا پڑا, کہ کووڈ-19 کے بارے میں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, آئی ٹی ایچ ایم کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جتنا کہ انیشیٹو ٹورزم کے حوالے سے, ٹریولنگ اینڈ ٹورزم کے حوالے سے اس گورنمنٹ میں آپ نے دیکھے, کیا آپ کی دانش میں ایسا ہے کہ اس سے پہلے ٹورزم کو کبھی فوکس کیا گیا جو اتنی بڑی اکانومی تھی, جتنے اتنا بڑا ہمیں زر مبادلہ آنا تھا؟ چلیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ کا شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ہوم ورک کیا ہوا ہے. تمام جو ہماری انیشیٹیوز ہیں اس کا آپ کو بھی نالج میں ہے. میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. ٹورزم کے لیے نا 3 میجر فیکٹرز ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اونرشپ آف دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کی جب یہ اونرشپ ہے پرائم منسٹر لیول پہ یا چیف منسٹر لیول کے اوپر, تو تب ہی آگے بات بنتی ہے نا. تو اتنا اونرشپ جب ہوئی ہے تو اسی لیے 2020 کو یا جو ہے پہلی ٹاپ ڈیسٹینیشن فرینڈلی ڈیسٹینیشن قرار دیا تھا فوربس نے, اور وہ بیک پیپر جو برٹش کی ہے انہوں نے 2018 میں سے کہا تھا کہ بھئی یہ ایڈونچر ٹورزم کے لیے نمبر 1 ڈیسٹینیشن ہے. اب آئیے جو ہم نے اس گورنمنٹ نے کام کیے ہیں, نمبر 1 سب سے پہلے ٹورزم پالیسی جو پنجاب کے اندر آئی ہے 2019 کے اندر, اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ کیبنٹ سے اپروول ہو کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. پھر ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ, اس سے پہلے سپورٹس اور یوتھ افیئر کا ایک حصہ تھا ٹورزم, تو اس کو علیحدہ کر کے اس کو ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا تاکہ فل اس کے اوپر فوکس کرے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے اوقاف کے حوالے سے یا فیڈرل گورنمنٹ کے یا دوسرے صوبوں کے ساتھ, کوارڈینیشن کا فقدان. تو اس کوارڈینیشن کے فقدان کے لیے ایک نیشنل لیول پہ کام کیا گیا اور ایک پنجاب لیول پہ. نیشنل لیول پہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی آن ٹورزم جو پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں ہر 2 مہینے کے بعد, اور زلفی بخاری صاحب جو ان کے ایسے پی ایم ہیں وہ ہر مہینے اس کو چیئر کرتے ہیں اور ہمیں ٹاسک دیتے ہیں اور کوارڈینیشن کے ایشو اس میں ریزالو کراتے ہیں. سملرلی پنجاب لیول کے اوپر کیونکہ یہاں پہ نا کافی سارے محکمے ہیں, فرض کریں ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, پھر وال سٹی بھی کام کر رہا ہے, آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ ہے, اوقاف محکمہ ہے, تو یہ مختلف محکموں کے دوران کوارڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے پالیسی لیول کے اوپر پنجاب ٹورزم کلچر اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی کا جو ہے کیبنٹ نے اپروول دے دیا اور اسمبلی کے اندر یہ لا بننے جا رہا ہے. یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ بن رہی ہیں. یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اسی فلو میں رہیے گا, لیکن میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک فیڈرل اتھارٹی جو آپ نے ابھی کہا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے
کہ PHE الگ سے کام کر رہا ہے, وال سٹی الگ سے کام کر رہا ہے, باقی ادارے اور سے کام کر رہے ہیں. یعنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ شرنک ہو کر اپنا سٹرکچر شرنک کرتی ہے تاکہ سینٹرلائز اپروچ رہے. پچھلی حکومتوں کے اندر اتنے سارے ڈپارٹمنٹ بنے اور کام کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر اتھارٹی کو اگر شرنک کر دیا جائے, اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو ابھی آپ نے کہا کہ مذہبی سیاحت بہت زیادہ ہے پاکستان میں. ورلڈ اکنامک فورم نے بھی کہا کہ ہمارے راہداریوں سے لے کر ابھی پنجہ صاحب, نانکانہ صاحب, نندانہ پور, بے شمار اور بھی بہت ساری چیزیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو اس سے ریلیونٹ ہے, اسمال اینڈ مائکرو اکنامکس کا کتنا بڑا سٹرکچر ڈیولپ ہو سکتا تھا. یعنی کیا آپ کو, آپ کی دانش میں یہ لگتا ہے, یا اگر بالکل obviously اسٹیٹسٹیکل اگر آپ نہ بھی ایک نمبر بتائیں تاکہ ادارے ہم سے سوال نہ کریں, لیکن اگر یہ پوچھیں کہ صرف داتا صاحب یعنی علی اجویری صاحب کا اور بلے شاہ اور جو سیون شریف جو ادھر سندھ میں, ان میں کیا ایک ایک مزار اربوں روپے سالانہ نہیں آتے, اور ان کو جو ہے وہ معاشی طور پہ ہم بہت زیادہ اچھے طریقے سے یوز کیا جا سکتا. جی سر. جی, یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ دیکھیں جو آپ نے مزارات کا حوالہ دیا ہے, یا باقی جو پنجاب کے اندر یا دوسرے صوبوں کے اندر موجود ہیں, اس میں بہت زیادہ انکم آتی ہے. اوقاف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی آتی ہے, لیکن انکم آتی ہے تو پبلک جو آ رہی ہے وہاں پہ اس کی فیسلٹیز بھی تو دینی چاہیے نا. تو یہ کوارڈینیشن کے جو ایشوز تھے نا, ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر پالیسی میکنگ ایک ہونی چاہیے, اس کے بعد امپلیمنٹیشن بے شک آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹ کر سکیں. یہ جو پنجاب ٹورزم کلچر اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی کا اجرا کیا جا رہا ہے, یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہو یا وال سٹی اتھارٹی ہو یا اوقاف ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور محکمہ ہو, وہ ایک مل کے چیف منسٹر اس اتھارٹی کے ہیڈ ہیں, اور اس میں تمام محکموں کے ہیڈ اس کے اندر موجود ہیں. جب پالیسی لیول کے اوپر وہ ڈیسیجن لے لیا جائے گا تو اس کے بعد امپلیمنٹیشن آسان ہو جاتی ہے. پہلے ماضی میں اس طرح کی پہلے کوئی پالیسی یا اتھارٹی جو پنجاب لیول پہ یا فیڈرل لیول پہ ایسی نہیں تھی. تو یہ ایک اچھا اوپینین ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہے فیسیلیٹیشن آف دا پبلک یا وزٹرس. دیکھیں جب وزٹر کہیں پہ جاتے ہیں, چاہے شالامار باغ جائیں یا کسی شرائن پہ جائیں, تو ان کو فیسیلیٹیشن تو ہونی چاہیے. ٹوائلٹ بلاک ہونا چاہیے, فیملیز کے لیے پینے کا پانی ہو, بیٹھنے کی کوئی جگہ ہو, یا اچھا کیفیٹیریا ہو. بدقسمتی سے یہ چیزیں نہیں تھی, تو اسی لیے فوکس کیا جا رہا ہے کہ فیسیلیٹیشن آف دا ٹورسٹ کے اوپر فوکس کریں, اور یہ جو ہے تمام ادارے ایک جیسی پالیسی لے کر آگے چلیں. تو PTDC کو تو بند کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے تحت ٹورزم جو ہے وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہوگا, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ اپنی پالیسیز پر عمل درآمد کیسے کرائے گی؟ ہاں جی, PTDC میڈم جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو بند نہیں ہوا. ابھی بھی جو ہے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ آف کارپوریشن ابھی بھی موجود ہے اور کام کر رہی ہے. ایز فار ایز 18th امینڈمنٹ از کنسرنڈ 2011 کے بعد یہ ٹورزم جو ہے ڈیوالپ سبجیکٹ بن گیا ہے. اور ہمارا جو ادارہ ہے جس طرح ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے 3 کمپوننٹ ہیں. ایک آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ آثار قدیمہ کا ہے, ایک TDCP ہے, ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب, جو تمام پنجاب کے اندر ریزورٹس ہوں یا ٹورزم مری ہے جس سے ہمارا پتریاٹا چیئر لفٹ چلاتے ہیں, یا ہماری جو چولستان جیپ ریلی ہے یا تھل جیپ ریلی ہے, اس طرح کے جو ایونٹس کرواتے ہیں یہ TDCP کرواتا ہے. یہ پنجاب لیول پہ تو کر رہا ہے. وہاں جو فیڈرل لیول پہ چونکہ PTDC کی آپ نے بات کی ہے, وہ ابھی گلگت بلتستان یا KPK کے جو ایریاز ہیں یا آزاد کشمیر کے, ان کے پاس ایسٹ ان لوگوں کے ضرور ہیں, لیکن وہ جو فیڈرل لیول پہ پالیسی میکنگ کریں گے, جو اس کا نام دے دیا گیا NCCT, نیشنل کوارڈینیشن کونسل فار ٹورزم, اس کو پرائم منسٹر صاحب اور ذوالفقار بخاری صاحب جب چیئر کرتے ہیں تو تمام صوبوں کے ٹورزم منسٹرز, ٹورزم سیکٹریز اور چیف سیکٹریز بھی اس کے ممبر ہیں, along with GB اور آزاد کشمیر, تاکہ جو بھی ایشوز ہو وہاں پہ ریزالو کیا جا سکے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ عوام کو اپڈیٹ کر دیا کہ PTDC جو ہے وہ سٹل فنکشنل ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جی جی, اب ذرا تھوڑا سا ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ایک تو یہ کر تھوڑا سا رفلی یہ بتائیے کہ جیسے 7.2 کے اوپر ہم شرح نمو کے ساتھ اس معیشت کے یعنی سیاحت کے یعنی ٹورزم سے بھی ہمارے پاس انپٹ آ رہا ہے, اور کووڈ کے زمانے کے اندر بھی بہتر ہے. 2021 میں جیسے ورلڈ ٹورزم اکانومی ٹرینڈ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کا اضافہ ہوگا, 9.5 بلین بتایا جا رہا ہے, اور کچھ میں بتایا جا رہا ہے کہ توقع ہے کہ سال بہ سال 31.1% کے اوپر اضافہ دیکھا جائے گا. اس میں ڈومیسٹک ٹرینڈ بھی جو ہے وہ $4.5 ٹریلین تک جا سکتا ہے. پاکستان میں رفلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹوز ہیں, اور انیشیٹوز بھی میں بتا دوں جیسے آپ کی آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہترین ہو رہا ہے, لیکن اس میں مزید توجہ کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے ریہیبلیٹیشن آف دربار پورٹ کیا چولستان کا, اس میں آپ نے علامہ اقبال میوزیم پر بات کی, ہینر مینارہ کی, اور تنگشا شیخوپورہ کی پر بات کیا, ریسٹوریشن آف شرائن آف شاہ حسین اس میں بات ہو رہی ہے, اس میں
अबू हनीफा ओच शरीफ वाला भी काम हो रहा है, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पे काम हो रहा है, 13 हेरिटेज साइट्स हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है। इससे पहले अगर ये काम होता तो हमें कितना मुनाफा होता है, लेकिन अब जो है क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स अब शुरू होंगे और ये कितने कब तक, यानी क्या इनकी मुद्दत है, कब तक ये मुकम्मल होंगे और ये कितना हमको जो है वो रेवेन्यू फराहम करेंगे इकोनॉमिकली। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक बताया है कंपैरिजन करके कि कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू हैं। देखें ये प्रोजेक्ट जो है ना पिछले साल हमने ये शुरू कर दिए थे। बदकिस्मती से आप सारे जानते हैं जब कोविड आ गया 2020 मार्च में, तो तमाम चीज़ें स्टेटस को पे आ गई, स्टैंड स्टिल पे आ गई। तो ना सिर्फ जब वो प्रोजेक्ट थे, क्योंकि वो हमारी हेल्थ जो है किसी भी गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी होती है कि आवाम की हेल्थ को महफूज करना, तो वो जो डेवलपमेंट के फंड थे वो फ्रीज हो गए मार्च 2020 में, और तमाम जो फंड थे वो हेल्थ कवरेज के लिए और कोविड वैक्सीन वगैरह के लिए इस्तेमाल करने की शुरू कर दिए। लेकिन जब ये नया साल शुरू हुआ 2020-21 जो जुलाई के बाद है, तो हमें फंड दोबारा मिल गए और वो जो हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो दोबारा शुरू हो गए। और हम समझते हैं कि इस वक्त 40 प्रोजेक्ट इस पे काम कर रही है आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट, जिसमें से 28 प्रोजेक्ट जो है जून 2021 तक खत्म हो जाएंगे और बाकी जो हैं बाकी 12 या 14 जो रह जाएंगे वो अगले साल में खत्म हो जाएंगे। तो आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोविड जो आता है तो उसका असर क्या हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। आपने खुद ही बात की है, जिस तरह हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें DTS जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज है वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी या ट्रैवल एजेंसीज की रजिस्ट्रेशन करता है। उसको ऑनलाइन करने के लिए बाकायदा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। जो मुल्तान का कोई होटल का या रेस्टोरेंट का मालिक है उसको लाहौर के चक्कर ना लगाने पड़े, तो ऑनलाइन पोर्टल इसलिए किया गया। दूसरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज थी वो है आउटसोर्सिंग ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेज। जैसा हमारा जो TDCP है इसके रेस्ट हाउसेज है, इसको एक पॉलिसी के तहत आउटसोर्स किया गया ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके आया जाए, ताकि टूरिज्म सेक्टर जो हॉस्पिटैलिटी वाला है उसके ऊपर ही फोकस किया जाए। तो उम्मीद रखूंगा कि कोविड जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छा एक जर्नल व्यू पेश किया अबाउट टूरिज्म। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर हसनैन, आप ये बताइएगा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा गया है कि काफ़ी ट्रैवल ब्लॉगर्स ने कवरेज दी है पाकिस्तान को और बहुत सारी वीडियोस देखने में सामने आई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, इसकी सीनरी को, इसकी हॉस्पिटैलिटी को, लोगों के फ्रेंडली एटीट्यूड को। तो कोई ऑफिशियल लेवल पे भी कोई वेबसाइट है जहाँ पर ब्लॉगिंग की जाए और फॉरनर्स को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए? अच्छा देखें, फॉरनर्स जो हैं वो अपने तौर के ऊपर तो कर रहे हैं। अभी हमारा जो डिजिटल IT का डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ IT और डिजिटाइजेशन है, इनको इसके ऊपर मजीद काम करना चाहिए और पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया के अंदर और ऐसे डेस्टिनेशन के ऊपर हमेशा ये काम किया जाता है कि जो वेल्दी नेशंस हैं उनके पास नॉर्मली ये टाइम होता है और वो 3 महीने के करीब वो पूरी दुनिया के अंदर टूरिज्म पर उन्होंने लगाना ही लगाना होता है। बिल्कुल। अब वहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए उनको ऐसी जगह और ऐसी डेस्टिनेशन उनको वहाँ पर दिखानी पड़ती हैं ताकि वो वहाँ का ट्रैवल करें। उसके लिए हमें एयरलाइंस को देखना पड़ता है। हमारी मुख्तलिफ एयरलाइंस के अंदर हमारी एडवर्टीजमेंट मैगजीन्स होने चाहिए, जिसके लिए अभी इन्होंने भुट्टा साहब ने भी बताया कि इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है, तेज़ी से काम कर रही है ताकि पूरी दुनिया तक पाकिस्तान का वो इमेज और पाकिस्तान का वो एरियाज़ हैं उसको लेकर आया जाए। कोविड के ऊपर अभी बात हो रही थी, तो अब ये देखें कि मैं अभी इकोनॉमिक एनालिसिस के मुताबिक बता रहा हूँ, इतना बड़ा गैप बन गया और पाकिस्तान के अंदर यूँ समझ लें कि राइट आफ्टर दिस वेव, अगर ये खुदा न खास्ता एक और भी आती है तो इसके बाद आप ये समझ लें कि जितनी चीज़ों को इसने मुतासिर किया उन्हीं चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्लो बैक आएगा। तो लोग यानी प्राइवेट एरिया भी और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, और आपने हमेशा देखा और मैं अब तक बात करता जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी चीज़ें इनिशिएटिव नहीं ले रही जिसके बाद जो सियासी तर्ज के हों, यानी लोग थोड़े अरसे के लिए खुश हो जाएं, लेकिन स्ट्रक्चरिंग पे बहुत काम हो रही है, यानी इतनी स्ट्रक्चरिंग पे काम कर रही है। अब कोविड के लिए वो रेडी हो रहे हैं, जब जैसे ही फौरी तौर पे टूरिज्म का मामला है, पॉलिसीज आपके सामने है, PTDC और PTDC के नीचे TTDCP वो काम कर रही है, फंक्शनल हो रही है, टूरिज्म की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे रही है, आपको 1 विंडो ऑपरेशंस दे रही है और अथॉरिटी का क्याम हो रहा है। ये इतनी बड़े इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से आपको इकोनॉमिक बूम मिलेगा। और इस टूरिज्म इंडस्ट्री का आप देख लें, ये 7.2 अभी कहा गया है, आप ये देख लीजिएगा इसके रेशो 3 डिजिट के ऊपर जाएगी। और ये वाला इनिशिएटिव और इसका क्रेडिट जो है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं तो टूरिज्म भी उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और ये हर वो शख्स करता है
कहा जाता है कि तिजारत तब बढ़ती है जब आपकी सियाहत मजबूत हो। तो सियाहत की बुनियाद पर तिजारत है, और जो प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव में सब पॉलिसी बेस हैं, और मेरा ख्याल ये बनता है कि हमें इकोनॉमिक वेलफेयर डेवलप करने के लिए हमें अपनी सियाहत को मजीद बढ़ाना होगा। क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म के फरोग के लिए? ये अभी जैसे हमने बात की, इसके अंदर मैंने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स के बारे में बात की। ये रीवैम्पिंग और रीस्ट्रक्चरिंग उनकी हो रही है जी। ठीक है। बहुत सारे चीज़ों को, मज़ारात को, उनकी जैसे अभी करतारपुर राहदारी के ऊपर फैसिलिटेशंस वगैरह की, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे बेंचमार्क हैं। हमें थाईलैंड और बाकी उनकी तर्ज के साथ जिस तरीके से उन्होंने रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं, हर मज़ार के साथ रेलेवेंट इंडस्ट्री बनाते हैं। आप ईरान में देख लें, आप मशहद के अंदर देख लें, इमाम रज़ा के साथ पूरी लकड़ी की इंडस्ट्री बनी हुई है, माचिस की इंडस्ट्री बनी हुई है, चीज़ों की इंडस्ट्री बनी है। ये अच्छा, वो इंडस्ट्री खुद से करती है, सेल्फ सर्वाइव करती है, और लोगों को पैसा भी देती है, और इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग के लिए भी काम कर रही है। हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और लोग मजाक के तौर के ऊपर ये बात करते हैं कि सियाहत एक इंडस्ट्री, और सियाहत से क्या मईशत बढ़ेगी। जी हाँ जी, ये इंडस्ट्री के अंदर मैंने आपको कहा 7वां आम रुकन समझ लें कि आप अपनी सियाहत पर और टूरिज्म के ऊपर तवज्जो देंगे, आपकी इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा ये भी बताइए कि शाहराए कराकोरम जो है, क्या हम उसको कामयाब हो सके हैं रजिस्टर कराने में एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन? जी हाँ, बिल्कुल करवा चुके हैं। और अब ये देखें, इसमें आप सी पैक से रेलेवेंट आपने देखें पूरी दुनिया के अंदर इको टूरिज्म का, और यानी इसको आप यानी रूट टू पीस भी कह रहे हैं। अब ये शायरा कराकोरम नहीं है, ये रूट टू पीस है, और रूट टू पीस एंड इंटेग्रिटी है। और आप पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर लगी हुई हैं कि इस रूट से रेलेवेंट अगले इस साउथ ईस्ट एशिया का मुकद्दर बना है। और ये मुकद्दर कैसे तब्दील होगा, इससे तिजारत कितनी ज़्यादा वुसअत में आएगी, टूरिज्म कितना ज़्यादा बढ़ेगा, कल्चर आपस में कितना मिक्स होने जा रहा है, और अगली कुव्वतें जो हैं वो अपनी ज़ुबान, अपने हेरिटेज, अपने कल्चर को एक दूसरे को समझ कर, और हम एक दूसरे के बिजनेस और तिजारत और उनके इंट्यूशंस को, और उनकी जो आप यूँ समझ लें जो उनके अंदर जो स्किल्स होती हैं, उनकी टेसिट और एक्सप्लिसिट स्किल्स हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और एक दूसरे से मामला बनाते हैं, तो इकोनॉमी में बेहतरी आती है। थैंक यू। नाजरीन, हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड है और सयाहों की जन्नत कहलाता है। मौजूदा हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है इस इंडस्ट्री को बूम देने के लिए, एक बाकायदा सनत बनाने के लिए, और हमने इस प्रोग्राम में ये भी समझने की कोशिश की कि इस सनत के फ़रोग से कैसे रोज़गार को फ़रोग मिलेगा और हमारी मईशत इम्प्रूव होएगी और तब्दीली आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।